गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा एक तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आपका कमिंग संडे पेपर होगा जो चैप्टर आपका चल रहा है ना। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस संडे पेपर होगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कब होगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस शुरू कर दे बेटा, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करें बेटा। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा, वो अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ना। कंसंट्रेशन अगर आपको ढंग से समझ में आ जाता है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे कंसंट्रेशन से। अब ये कंसंट्रेशन है क्या, उसको समझना जरूरी है ना। जैसे आप देखते हो ना बेटा, एक कॉमन से टर्म काम लेते हो कि यार ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है ना। आप बताओ, केएम रोड पे, बीकानेर की जो केएम रोड है, आप दिन में 11-12 बजे के आसपास जाओ, तो वहां भीड़ ज्यादा होती है कम होती है बच्चों? वहां भीड़ ज्यादा होती है कम होती है? भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड है। अच्छा, रात के 12 बजे जाओ, रात के 12 बजे जाओ केएम रोड पे वापस आप, तो केएम रोड पे रात को 12 बजे जाओगे तो भीड़ कम हो गई, तो अब वो जगह क्या हो गई, वो डाइल्यूट हो गई ना बच्चों। समझ में आ गया? बोलो। अब देखो, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन का क्या रोल है, वो हम समझते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए कैसे। बेटा हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एक सोल्यूट लिया है ना बेटा, और उस सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना दिया, जानते हो। जैसे शुगर लिया, ठीक है, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करके आपने एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखो हमें करना क्या है। देखो कंसंट्रेशन बड़ा सिंपल सा टर्म है, क्या कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट लेनी है, और वो सॉल्यूट की अमाउंट, है ना, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, आपके कितने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को कंसंट्रेशन बोलेंगे बच्चों। बोलो, इसी को कंसंट्रेशन बोलेंगे क्या? समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो कैसे। आप मुझे एक बात बताओ कि अपन कंसंट्रेशन को कितने, मतलब ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपन किस किस यूनिट में ले सकते हैं, बताओ बच्चों। जनरली अपन अमाउंट ऑफ सोल्यूट को, देखो बेटा, 2 यूनिट में लेते हैं। कौन कौन सी यूनिट में? एक होती है बच्चों मास यूनिट, और एक होती है बच्चों वॉल्यूम यूनिट, है ना। इसी तरह से देखो बेटा, इसकी भी 2 यूनिट होती है, मास यूनिट एंड वॉल्यूम यूनिट, 2 यूनिट होती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऑब्लिक सॉल्यूशन। अमाउंट को आप 2 यूनिट में ले सकते हो, मास यूनिट या वॉल्यूम यूनिट। ठीक है, अब इसको अपन है ना एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। देखो क्या, सबसे पहले मैं बोलता हूं नंबर 1, वेट बाई वेट यूनिट। इसको समझो, बहुत ही आसान सी बात है। कैसे? मैंने ऐसे बोला कि 2 ग्राम शुगर, है ना, 100 ग्राम वाटर के अंदर है। ध्यान दीजिए,
आपने शुगर का भी क्या लिया है, मास लिया है, और आपने वाटर का भी क्या लिया है, मास लिया ना बच्चों। बोलो बेटा, शुगर का भी मास लिया है और आपने वाटर का भी मास लिया है, तो दोनों वेट बाय वेट हो गए ना। बोलो बच्चों, दोनों मास है ना। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, एक मैं लेता हूं वी बाई वी यूनिट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास 10 ml इथेनॉल है प्लस 100 ml वाटर है। आप क्या देख रहे हो बच्चों, दोनों ml है, और ml किसकी यूनिट होती है बच्चों, ml किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो अपन इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर देखो बेटा, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, इसका मतलब ये जो यूनिट है इन दोनों का हाइब्रिड हो गया। देखो मैं ऐसा बोलूं कि 2 ग्राम शुगर प्लस 100 ml वाटर। देखो बेटा, एक तो मास यूनिट है और एक वॉल्यूम यूनिट है बच्चों। क्या इतना समझ में आया? मेरे हिसाब से बहुत आसान आसान सी बात बोली है मैंने। यूनिट ही तो चेक करना है, मास की यूनिट किलोग्राम, ग्राम, है ना, मिलीग्राम, और वॉल्यूम की लीटर, मिलीलीटर, है ना, डेसीमीटर क्यूब। एक बात देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ, टेम्परेचर चेंज करने पर किसी सब्सटेंस का मास चेंज होता है या वॉल्यूम चेंज होता है? बताओ बच्चों, टेम्परेचर चेंज करने पर कभी मास चेंज हो सकता है बच्चों? मास कभी चेंज नहीं होगा, है ना। वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होगा, मान लो वो लिक्विड है, वो एक्सपेंड किया, है ना, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा ना बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, वेट बाय वेट यूनिट में एक बात बताओ, जैसे सपोज आपने एक 1 किलो दूध लिया, उस 1 किलो दूध को अगर मैं गर्म करूं, ठीक है, तो 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा ना। ऐसे थोड़ी ना 1 किलो का 10 किलो हो गया, नहीं होता ना। अगर 1 किलो का 10 किलो हो जाता तो अपन सारी फिर तो दूध का बिजनेस करते, फायदा था ना, 1 से 10 सीधा, 1 का 10, 1 का 10 नहीं, है ना बच्चों। अब देखो मुझे एक बात बताओ, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, है ना बेटा, तो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, चेंज होगा ना। तो मुझे एक बात बताओ, देखो वेट बाय वेट जो यूनिट है ना, ये क्या होगी बेटा, देखो बेटा, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, इसलिए इसको बेटा अपन बेस्ट यूनिट मानते हैं। ठीक है, और ये जो है बेटा देखो सुनो, इन दोनों के अंदर वॉल्यूम यूनिट आ गई, तो बोलो क्या होगा, क्या बोलेंगे कि बोथ आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बोलो बच्चों, बोथ आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम है बच्चों। ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा, अपन जब भी कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, अगर एक भी टर्म वॉल्यूम आ गया, वो टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, और अगर वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। तो यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों सुनो, अब कुछ टर्म समझा देता हूं पहले मैं आपको। देखो बच्चों, एक टर्म आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बता सकते हैं
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मीनिंग आप में से कोई बता सकता है? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? बोलो बच्चों, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप लोगों ने कभी कोई किसी की लेबोरेटरी की रिपोर्ट देखी है बेटा? आपने देखा होगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी होती है और एक वो वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है। तो स्टैंडर्ड वो होती है बेटा, है ना? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन उसको बोलते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन हो, ठीक है ना? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन उसको बोलते हैं बेटा जिसकी कंसंट्रेशन पता हो आपको। समझ में आई बात? जैसे एक बात बताओ, हमने पासिंग मार्क्स 33% डिसाइड कर रखे ना बेटा, तो ये 33% क्या है? स्टैंडर्ड मार्क्स हो गए बच्चों। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन whose concentration is, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो, ठीक है बेटा? अब सुनो, स्टोक सॉल्यूशन बताओ ये क्या होता है? कौन बताएगा? स्टोक सॉल्यूशन कौन बताएगा? बेटा एक बात बताओ, गर्मियों में अपन घरों में शरबत बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा या जो भी XYZ बनाते हो। आपने क्या देखा होगा, घर पे अपन एक बोतल आते हैं, ठीक है? अब मान लो अपने कोई गेस्ट आया, तो हम क्या करते हैं कि उस बोतल में से एक से दो ढक्कन एक गिलास में डाला और उसमें पानी डाल देते हैं। याद आया? तो स्टोक सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन होता है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो। स्टोक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो। इज इट क्लियर? एक बार बताओ, ऐसा तो कभी नहीं करते ना कि कोई गेस्ट आया और आपने बोतल को पूरा एक गिलास में खाली करके पकड़ा दिया, क्या वो पी पाएगा? इतना ज्यादा मीठा हो जाएगा कि वो पी नहीं पाएगा बेटा। समझ में आई बात? स्टोक सॉल्यूशन समझ रहे हैं आप? बोलो बेटा। ठीक है, तो स्टोक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? क्या बोलेंगे? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? ठीक है बच्चों, और इसका अपन यूज करेंगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को बनाने में। ठीक है बेटा? एक होता है बच्चों देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो बेटा, यहां ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जैसे किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। समझ में आ गया? किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी को जब आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो जो टर्म आएगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ बेटा, जैसे मान लो कि लेट डेंसिटी ऑफ ए solution is 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है? तो बताओ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आएगी? देखो बच्चों, 1.25 ग्राम पर ml। और वाटर की कितनी होती है बच्चों, पता है क्या? वाटर की डेंसिटी बच्चों 1 होती है।
ठीक है, तो डिवाइड करने पर वैल्यू क्या है बताओ, 1.25। देखो बेटा डिफरेंस समझ लो, डेंसिटी की यूनिट होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होगी। वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, समझ में आया मामला? वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ कहां फर्क पड़ रहा है, यूनिट पे फर्क पड़ रहा है। समझ में आ गया बच्चों? तो एक तरह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी देता है बेटा, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह से डेंसिटी है। ठीक है, चलो बच्चों अब एक चीज बताओ, आपको कुछ टर्म्स देखो ध्यान रखने पड़ेंगे। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है परसेंटेज, एक होता है पीपीएम, एक होता है पीपीबी। ठीक है, क्या मतलब होता है बेटा इनका, फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी? देखो बेटा सुनो, फ्रैक्शन का मतलब ये किस पे डिफाइंड होगा, इट इज डिफाइंड ऑन वन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्लिक मिक्सचर। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये किस पर डिफाइन होगा, 100 पार्ट पर। पीपीएम का मतलब ये डिफाइन होगा 10⁶ पर। और पीपीबी का मतलब ये डिफाइन होगा आपका 10⁹ की। देखो बेटा सुनो, पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। ठीक है बेटा, और पीपीबी का मतलब पार्ट पर बिलियन। परसेंटेज समझ रही है? अब इसको ऐसे समझो बेटा, देखो सुनो, मान लो एक स्टूडेंट है बेटा, है ना, 10 मार्क्स का पेपर दिया और उसमें 8 मार्क्स आ गए। ठीक है बेटा, 10 नंबर का पेपर दिया और 8 नंबर उसके आए। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि फ्रैक्शन क्या आया, बोलो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं 0.8। बोलो बेटा, बोल सकते हैं ना भी? अगर सोचो आप 1 नंबर का पेपर देते तो आपके 0.8 मार्क्स आते। अब देखो बेटा, अगर आपने परसेंटेज निकालना है तो बेटा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 80% हो गया। अब बताओ, अगर आपको पीपीएम निकालना होता तो आप इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करते। बोलो बच्चों, और अगर आपने पीपीबी निकालना है तो देखो बेटा ये करेंगे। तो ले दे के जो चीजें समझ में आ रही इसमें, वो यही आ रहा है कि आप देखो यहां चेंज कर रहे हो 100, 10⁶ और 10⁹। बोलो बच्चों, यही कर रहे हो ना? समझ पा रहे हो मेरी बात आप? ये सबको क्लियर रहेगा कि फ्रैक्शन कब डिफाइन होगा? बोलो, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें ही आगे काम आएगी। शुरू में है ना, क्या होता है, बच्चे को लगता है यार ये तो बहुत इजी है, तो उसको वो ध्यान देता नहीं है और बाद में वही चीजें बच्चा गलत करता है। तो समझ में आ गया? अब देखो बेटा अपन क्या करते हैं, अपन लेते हैं बच्चों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास और मास परसेंटेज। एक बात बताओ बेटा, मैंने इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज, तो ये किस पार्ट पे डिफाइन होगी, कितने पार्ट पे डिफाइन होगी?
बोलो बच्चों 100 पार्ट पे होगी ना, होगी बच्चों। अब देखो बेटा इसको सुनो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझ। देखो बेटा मान लो मेरे पास एक सॉल्यूट है और एक मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा। इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बन गया। मान लो बेटा ये x ग्राम है और ये y ग्राम है, दोनों को मिला के मान लीजिए हो गया और z ग्राम। ऐसे मान लो ये 2 ग्राम था, ये 8 ग्राम था, तो 10 ग्राम हो गया होगा। अब मुझे एक बात दो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बोलो बेटा कैसे डिफाइन करोगे? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मैं यहाँ पे इसको सही लिख देता हूं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलो बेटा क्या लिखोगे? x बाई z लिखोगे? लिखोगे बेटा? जैसे यहां अगर मैं करूं, देखो 2/10 हो गया। अब मैं कहता हूं कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। परसेंटेज में क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया देखो, 2/10 इंटू 100। अब मैं कह सकता हूं ppm ऑफ सॉल्यूट। बताओ बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूं ppb ऑफ सॉल्यूट, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो बेटा क्या समझ में आया? क्या समझ में आया सबको? बेटा क्लियर है सबको? अनुराधा, अनुराधा आप क्लास में हैं? हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, एक बार बताओ, क्या मैं इस ppm ऑफ सॉल्यूट को ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? देखो x बाई जेड 100 और 10⁻⁻⁴ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो बेटा लिख सकता हूँ। इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ बच्चों? ऊपर देख के बताओ क्या है? मास परसेंटेज है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴। तो बोलो ppm ऑफ सॉल्यूट एंड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट के बीच रिलेशन समझ में आ गया? आ गया बच्चों सबको समझ में? आसान सी बात है, बहुत सिंपल है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, है ना। तो अब देखो मान लो मैं आपसे परसेंटेज की डेफिनेशन लिखता हूं। देखो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट which is present in 100 gram of solution is known as mass percentage of solute। अब बताओ बच्चों, सारा गेम यहीं पर है। इस 100 की जगह अगर मैं 1 ले आता तो बताओ यहां परसेंटेज की जगह क्या लिखता? फ्रैक्शन लिखता। अच्छा 100 की जगह मान लो मैं 10⁻⁶ ले आता हूं, तो वहां क्या लिखूंगा? ppm। और अगर 100 की जगह मान लो 10⁹ लिख दूं तो ppb। समझ में आ गया? आसान है एकदम। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा सुनो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 25% वेट बाय वेट एक्वस
सोल्यूशन ऑफ शुगर है बेटा, ठीक है। 25% वेट बाय वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है। एक बात है बेटा, ये दोनों यूनिट वेट ही है ना, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ सकते हैं। तो बेटा सुनना ढंग से, क्या क्या कि 25 ग्राम शुगर प्लस 75 ग्राम वाटर, ये हुआ। दोनों मिला के ये होगा ना बच्चों, परसेंटेज का मतलब तो ये हुआ ना। अरे बोलो, कोई ऐसा मत कह देना कि 25 ग्राम शुगर is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये मत कह देना। समझ में आ गया? आपको क्या बोलना पड़ेगा? 25, समझ में आ रही है बात, प्लस 75। 100 ग्राम सॉल्यूशन के बजाय कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, वो वाटर लिख देते हैं, इन 100 ग्राम वाटर। ये गलत है बेटा, ये गलत है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 25 ग्राम शुगर प्लस अपन क्या कह सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, 75 ग्राम। अब ये आप इसको आगे चेंज कर सकते हो, है ना। 25 ग्राम शुगर की जगह 50 ग्राम शुगर, तो उसको आप क्या कर दोगे, 150 हो जाएगा। ये बात सुनाइए बेटा, दोनों मिला के 100 होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है? ये दोनों मिला के 100 होना चाहिए, ठीक है ना। यहां देखो दोनों मिला के 100 नहीं हो रहा, 25 और 100, 125 हो गया बेटा। समझ में आ गया क्या? अरे ये डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। 30% वेट बाय वेट, ठीक है ना, 400 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर प्लस 40% वेट बाय वेट 600 ग्राम aqueous solution of sugar are mixed, then calculate new mass percentage। बताओ बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या किया, एक 30% वेट बाय वेट का 400 ग्राम एक्वस सोल्यूशन लिया, और एक 40% वेट बाय वेट का 600 ग्राम एक्वस सोल्यूशन लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, देखो बच्चों दिख रहा है, 400 ग्राम यहां दिख रहा है आपको, और 600 ग्राम यहां दिख रहा है ना बेटा। तो ये तो कंफर्म हो गया 1000 ग्राम। अब देखो बेटा सुनो, मास ऑफ शुगर निकालें। तो देखो बेटा सुनो, 30% लेना पड़ेगा 400 ग्राम का। तो देखो 30% ऑफ 400 प्लस 40% ऑफ 600। तो बेटा इसका 30% कैसे लेंगे, 30/100 इंटू 400, 40/100 ऐसे लिखेंगे बेटा। देखो क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सी बात आ गई, 120 ग्राम और ये 240 ग्राम। तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 360 ग्राम आ गया। आ गया क्या? अब बताओ बच्चों, हमें न्यू मास परसेंटेज निकालनी है। तो 360 डिवाइड बाई 1000, ये कर देंगे बेटा, कितना आ गया
36% आ गया क्या? बोलो बेटा, समझ में आ गया? क्योंकि देखो मास परसेंटेज में क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? आसान है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया बेटा, कौन सा, वेट बाय वेट परसेंट। अब अगला चलते हैं। देखो बेटा सुनो, अब देखो बेटा एक बात सुनो, अभी ये चीजें बहुत आसान लगती है ना, लेकिन जब इन चीजों को अप्लाई करने की बारी आती है ना, बच्चे बहुत गलत करते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहे, है ना। तो चीजों को थोड़ा ढंग से सीखो बेटा, है ना। देखो बेटा, नेक्स्ट लेता हूं मैं वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और V बाय V परसेंटेज। अब देखो बेटा सुनो, ऊपर क्या लिखा था, मास परसेंटेज, और नीचे क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। खुशी गोयल, बेटा देख सुन, अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया कि 25 ग्राम्स, देखो आपने क्या बोला, एक मिनट, हाँ खुशी ऐसा लिख सकते हैं बेटा, वो तो सही है। पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा था, वो तो सही था भी, सॉल्यूशन का मतलब तो दोनों मिला के हो गया ना बेटा। देखो बेटा, अगर मैं इस लाइन से लिखता हूं, है ना, सॉल्यूशन, तब तो ये सही है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ 100 ग्राम वाटर लिख देता हूं तो गलत है। ये बात सुनाइए बेटा, सॉल्यूशन का मतलब तो क्या हुआ, दोनों को मिला के बना। भाई हम सॉल्यूशन किसको कह रहे हैं, देखो बेटा, हम सॉल्यूशन कह रहे हैं दोनों का सम, दोनों का सम कह रहे हैं, है ना। और मैं सिर्फ वाटर बोल रहा हूं, तो सिर्फ मैं सोलवेंट को बोल रहा हूं, वो बात गलत हो जाएगी बेटा। समझ में आ गई बात? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? देखो दोनों चीजों में डिफरेंस है, दोनों चीजों में डिफरेंस है बेटा, चेक करो। 100 ग्राम वाटर बोलना और 100 ग्राम सोल्यूशन बोलना अलग ही है, पूरा ही अलग हो गया मामला। समझ में आ गया? चलो आगे। अब देखो बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको देखो बहुत ही आसान से अपन बोलेंगे। देखो बेटा, अगर मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेता हूं, तो देखो बेटा सुनो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा दोनों की यूनिट एक लेंगे। अभी बताओ, अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, क्या ये परसेंटेज है, क्या ये परसेंटेज है क्या? अभी क्या है ये, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, बताओ? इसको मैं वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलूंगा, इसको मैं लिख ही देते हैं, चलो इसको बोलेंगे अपन वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलेंगे बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज लेना है, तो देखो क्या करोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ppm वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, अब बताओ बेटा क्या करूं? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 6 से ना, 10 की पावर 6 से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये हो गया बच्चों, आसान सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो बच्चों आगे बताओ, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं बोल, अच्छा एक एक काम करते हैं,
मैं लिखता हूं 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, बताओ क्या हुआ? 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। बताओ बच्चों क्या होगा? ऐसा कह सकता हूं कि देखो बेटा 25 ml इथेनॉल प्लस 75 ml वाटर। बोल सकता हूँ कि बच्चों, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 25 ml solution is present in 100 ml solution। बोल सकता हूं बच्चों? बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट लेते हैं अपन नेक्स्ट ले रहे हैं स्ट्रेंथ को। ये समझो स्ट्रेंथ एस। देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मैंने मान लिया 10 लीटर है बेटा, और इसके अंदर मान लीजिए ये शुगर के क्रिस्टल है बेटा, ठीक है। और मैंने ऐसा बोल दिया कि ये यहां पर 500 ग्राम शुगर है, ठीक है बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, 500 ग्राम शुगर 10 लीटर के अंदर है, या मैं कह सकता हूं 10 लीटर के अंदर 500 ग्राम शुगर है। तो बताओ बच्चों 1 लीटर में कितनी है? बताओ बच्चों, 50 होगी। इससे आसान बात क्या होगा? तो देखो बेटा सुनो, अपन कह सकते हैं कि 10 लीटर सॉल्यूशन में आपकी 500 ग्राम शुगर है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अपन ऐसा कह सकते हैं 50 ग्राम शुगर। तो स्ट्रेंथ क्या हो? देखो बेटा, देखो वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इसको बोलेंगे बेटा। ये तो क्या है? देखो आपने वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम, है ना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेंथ टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? बोलो बच्चों, होगा ना? क्यों होगा? इसमें देखो वॉल्यूम टर्म आ गया बच्चों, आ गया बेटा। तो देखो सुनो, इसकी यूनिट यहाँ पर बोल सकते हैं बेटा ग्राम पर लीटर, बोल सकते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो स्ट्रेंथ के बाद क्या अपन लेते हैं। देखो बेटा सुनो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज स्ट्रेंथ। ये लिया मैंने, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका जो सिंबल है वो होगा तो ऐसी, लेकिन वो परसेंटेज है। अब इसको समझें कि क्या है। देखो बेटा सुनो, मैं ऐसे बोलूंगा कि वेट बाय वॉल्यूम क्या लिखेंगे, देखो कि मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में लिया, ठीक है बेटा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने ml में लिया और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो बेटा, ये समझ में आ गया क्या? तो डेफिनेशन क्या बनी कि ग्राम्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बोलो बेटा, बोल सकता हूं?
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, grams of solute which are present in 100 ml solution। ये क्लियर है? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। अब सुनना ढंग से बेटा, मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिकली कोई गलत नहीं किया, मैथमेटिकली मैंने कोई गलत नहीं किया ना बेटा, बोलो। अरे समझ रहे हो मेरी बात? या ऐसे करो, चलो मुझे लगता है उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये काम करता हूं मैं। आपने भी थोड़ी देर पहले बेटा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो इधर, वेट ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। वो लिखता हूं मैं, उससे समझाता हूं, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर में बेटा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं कह देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में होता तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, बताओ बच्चों। अगर मान लो वॉल्यूम हमारे पास ml में होता तो इसको वॉल्यूम को डिवाइड बाई 1000 करते, और वो 1000 बेटा ऊपर आ जाएगा क्या? आप इसको डिवाइड करते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। बोलो समझ में आया? ये मैंने ऊपर लिखा, समझ में आ गया बच्चों? बोलो, सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? अब बताओ बेटा, इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ। इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। क्या लिखूंगा? लिखूंगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो बेटा, ये हो गया, ये हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया। ये समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? और वैसे देखो कितनी सिंपल सी बात है, ऐसे सोचो, वेट बाय वॉल्यूम कितने ml पे डिफाइन हो रहा है, बताओ बच्चों। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितने ml पे डिफाइन हो रहा है, 100 ml पे। और इससे पहले जो हमने स्ट्रेंथ डिफाइन की थी वो पर लीटर डिफाइन हो रही है। पर लीटर में कितने ml होते हैं, बताओ बच्चों। पर लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 होते हैं ना। अब मुझे बताओ 100 ml और 1000 ml, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1000 ml जो है वो 100 ml का 10 टाइम हुआ। अगर आपको कोई चीज 100 ml में पता है और उसको 1000 ml में फाइंड आउट करना है, तो सीधा सीधा क्या करूं बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है क्या ये क्लियर है क्या सबको? ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये लेता हूं बेटा मैं, देखो वेट बाय वॉल्यूम है ना, अपन ले रहे हैं ppm। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना बेटा। देखो वेट ऑफ सोल्यूट है ना, डिवाइडेड बाय वेट, सॉरी वेट क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा लिख सकता हूं। और ये मैंने क्या कर दिया, 10⁶। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
ये आपका ml में था और ये आपका ग्राम में चल ही रहा था। अब देखो बेटा, क्या इसमें ऐसे कर सकता हूं क्या, आगे बताओ। वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो ml में है 10⁻³ मैंने यहां लगा दी। क्या ये चीज समझ में आई? मैंने 10⁻6 को दो पार्ट में तोड़ा, दो पार्ट में तोड़ा। एक 10⁻³ मैंने ऊपर रखा और एक 10⁻³ मैंने ऐसा कर दिया। पहले इतना सबको समझ में आया क्या? बोलो बेटा, ये इतना सबको समझ में आया हुआ है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? आगे चलूं? अब बेटा बताओ, ये चीज क्या हो गई? ऊपर वाली चीज, वेट ऑफ सोल्यूट जो ग्राम में है, अगर आपने उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? देखो एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी सब्सटेंस का मास 10 ग्राम है, किसी सब्सटेंस का मास 10 ग्राम है, तो अगर मैं उस 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो बोलो बेटा क्या हो जाएगा? 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से करना, सॉरी 1000 से करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा। एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं बच्चों? एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। तो आपने किया क्या है? देखो, सोल्यूट के वेट को जो ग्राम में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या अब वो मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया? हो गया? बोलो बच्चों, हो गया है क्या? समझ में आया? अरे कई तो बच्चे बोल रहे हैं किलोग्राम हो गया साहब ये। मारोगे क्या तुम लोगों को डॉक्टर बन गए हैं? बोलो बच्चों। अब बसवाना, एक ग्राम में मिलीग्राम 1000 होता है बेटा। एक ग्राम में मिलीग्राम 1000 होता है, 100 नहीं होते। ढंग से देखो आप। अच्छा बताओ, नीचे जो लिखा है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, इस ml को मैंने 1000 से डिवाइड किया, तो ml को 1000 से डिवाइड करने पर वो क्या बन गया? बताओ, लीटर बन गया क्या? अरे लीटर बन गया क्या? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो मेरे पास क्या आ गया, वेट बाय वॉल्यूम जो ppm है वो हो गया, देखो बेटा, मिलीग्राम पर लीटर। ये बहुत ही काम की चीज है। आगे आप एक टॉपिक पढ़ोगे बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना? वहां ये बहुत काम आता है। हार्डनेस ऑफ वाटर में ये चीज काम आएगी। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? देखो बेटा, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये सबको समझ में आया? क्योंकि मुझे पता है ये बच्चों को जनरली कम ही समझ में आता है। कई बच्चे यूनिट कन्वर्जन में बहुत गड़बड़ झाला करते हैं वो। ये क्लियर है क्या सबको? साइना गुप्ता, साइना गुप्ता क्लास में आप? आ गया बेटा समझ में? अब बेटा इस चीज को आगे यूज लेना है अपने को, ठीक है? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना,
contains 90 milligram calcium sulfate, then ppm of calcium sulfate. बताओ बच्चों, 1 liter solution contains 90 milligram calcium sulfate, then ppm of, बेटा वही आ जाएगा ना, 90 आ जाएगा ना बेटा। देखो क्या करना है, मिलीग्राम पर लीटर। तो बेटा आंसर क्या है बताओ, देखो 90 डिवाइडेड बाई 1, 90 आ गया क्या, बोलो। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ये अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा है, और जब ये क्वेश्चन से अप्लाई करना होता है ना, आप सारी वाट लगा देते हो इनकी। हाँ भैया, चलिए आगे। तो अब देखो बेटा, हम पहुंच गए डी तक। अब अगला चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। अब बेटा मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझ में आ गया? फ्रैक्शन मतलब किस पे डिफाइन होगा, बोलो बच्चों, बोलो। 1 पार्ट पे डिफाइन होगा बेटा, है ना? अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूट है, ठीक है, ए, और एक सॉल्वेंट है बी। इसके मोल्स मान लो Na है और इसके मोल्स Nb है, ठीक है। सोल्यूट के मोल्स Na, सॉल्वेंट के मोल्स Nb, ठीक है। बताओ, अब मुझे बताओ बेटा, टोटल मोल्स क्या हो गए, Na प्लस Nb हो गई, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, है ना, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है तो आप लिखोगे Na और डिवाइड हो जाएगा Na प्लस बी। क्लियर है बच्चों? इसको अपन लिख देते हैं XA, ठीक है। फिर देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको अपन लिख देते हैं बेटा XB। अब बताओ बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्या हो जाएगा बेटा, देखो NB अपॉन Na प्लस NB। समझ में आ गया, है ना? अब मुझे एक चीज बताओ बेटा कि अगर मैं इसमें ये बोलूं, क्या इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कोई यूनिट होगी क्या? देखो बेटा, फ्रैक्शन कहीं पर भी आ जाए, परसेंटेज आ जाए, ppm आ जाए, है ना, अगर ऊपर और नीचे एक ही टाइप के आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट ले रहे हो, वो यूनिट लेस ही होगा। देखो ऊपर भी मोल है बेटा और नीचे भी मोल है, तो बेटा ये क्या हुआ, यूनिट लेस हुआ, हो गया बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? क्या ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर से अफेक्ट होगा? तो वॉल्यूम को ढूंढो। वॉल्यूम आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या किसी को वॉल्यूम? अरे वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना? तो क्या होगा, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। समझ आ गया बेटा? अब देखो बेटा एक बार बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मुझे एक्स ए अपॉन एक्स बी लेना है, सुनना ढंग से, एक्स ए अपॉन एक्स बी, तो क्या ये आ जाएगा बेटा एन ए अपॉन एन बी। ऊपर से डिवाइड करो बेटा, तो जब आप डिवाइड करोगे
तो जो नीचे टोटल है वो तो बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा बेटा। आ गया। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होता है जो मोल का रेशियो होता है। समझ में आया मामला? मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होता है जो मोल का रेशियो होता है। ये समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बेटा एक्स ए प्लस एक्स बी, मैंने ये लिखा, देखो एन ए ये हो गया। फिर देखो बेटा सुनो, ये आ गया मेरे पास। क्या सोल्व करने पर वन आया? क्या सोल्व करने पर वन आया क्या बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे, मान लो उसमें आपके 4 कंपोनेंट है, तो कितने कंपोनेंट आ जाए बेटा? फ्रैक्शन का जो सम है वो वन ही आएगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन किस पर डिफाइन होता है बच्चों? फ्रैक्शन डिफाइन वन पे होता है ना। बोलो। ये बात सबको समझ में आ गई? भी आप सोल्व करके देख लो, सोल्व करके देखोगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। ये समझ में आ गया? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, है ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज वन। बोलो बच्चों, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज वन। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। सपोज जैसे आप ये कहते हैं, देखो एक्स ए है, तो आप ये लिखोगे बेटा एन ए एन बी एन सी एन डी। फिर आप ये लिखोगे, ये लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, लिखोगे बेटा। अब इस सब का अगर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हो तो एलसीएम तो ये आ गया, और ऊपर क्या आएगा बेटा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और एन डी, ये बना। क्लियर है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इस मोल फ्रैक्शन का जो रोल है ना बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा आता है। अभी आपको पता हो तो नीट 2020 में पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन आया था बेटा, याद है क्या? नीट 2020 में पार्शियल प्रेशर पे क्वेश्चन आया था, एक आया था बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, पार्शियल प्रेशर निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, निहायत ही आसान है। कैसे? देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर अगर मैं बोलूं कि टोटल 50 एटीएम प्रेशर है, मान लो, ठीक है बेटा, उसमें 3 गैस है, मान लो ए है, बी है, सी है। इसके मान लो बेटा 2 मोल है, इसके 3 मोल है, और इसके 5 मोल है, ठीक है। तो ये 50 एटीएम तो बेटा टोटल प्रेशर है, समझ रहे हो? ये तो इसका टोटल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का मतलब होगा कि उस टोटल में से कितना ए लगा रहा है, कितना बी लगा रहा है, और कितना सी लगा रहा है। समझ में आ रहा है? तो पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? प्रेशर which is exerted by a particular gas in a
gaseous मिक्सचर। अब देखो बेटा इसको निकालेंगे कैसे, बहुत ही आसान है बेटा। एक बात बताओ, ए के मोल 2 है और टोटल 10 है क्या, और टोटल प्रेशर क्या है, तो देखो बेटा कितना हो गया, 10 atm हो गया। ई का देखो 3/10 इंटू 50, ये कितना हो गया 15 atm। फिर देखो 5/10, ये कितना हो गया 25। इन तीनों का बेटा सम करो, कितना आ रहा है, तीनों का सम करो, वापिस कितना आया 10 + 15 + 25, 50 आ गया। अब समझ में आया बच्चों कि देखो टोटल प्रेशर में से ए का प्रेशर 10 है, बी का 15 है एंड सी का 25 है। इज इट क्लियर? तो एक बात बताओ बेटा, ये वाली चीज क्या है, ये क्या लिखा है बताओ, मैंने कौन बताएगा मेरे को। 2/10, 3/10, 5/10, ये बच्चों मोल फ्रैक्शन है ना बच्चों। तो क्या मैं कह सकता हूं कि देखो बेटा, जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, वो है बेटा मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। क्या क्लियर है ये, क्या बात क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, टोटल प्रेशर तो सब में कॉमन है। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पी ए, पी बी एंड पी सी, इनका रेशियो अगर मैं लेता हूं तो इनका रेशियो बच्चों देखो क्या आ रहा है बताओ, पार्शियल प्रेशर का रेशियो वो आया है क्या जो इनका मोल का रेशियो है, बताओ बच्चों। 10, 15 और 25, देखो एकदम वही आ गया 235। तो समझ में आ गया बच्चों कि जिस रेशियो में आपके मोल होंगे उसी रेशियो में पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। आ गया बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। ये चीजें सीखो, इनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है आपको। अभी आपको लगे सर इतनी आसान आसान सी बातें, और न्यूमेरिकल आते ही हम गलत कर देते हैं बेटा, तो ऐसा ना करना, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो बेटा सुनो, हमने मोल फ्रैक्शन कर लिया, अब अपन आगे चलते हैं बेटा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट ले रहा हूं बेटा मोलेलिटी, स्मॉल m। मैंने बोला बेटा मोलेलिटी। देखो सुनो, एक बात बताओ बेटा, मान लो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ। मेरे पास मान लीजिए बेटा ये 10 kg वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए 5 मोल शुगर है बेटा। 10 kg वाटर, 5 मोल शुगर। एक बात बताओ बच्चों कि 1 kg में वाटर में कितने मोल शुगर हुए फिर, 10 kg वाटर में अगर 5 है, 10 kg वाटर में, तो 1 kg में कितना हुआ, कितने मोल शुगर हुए, 0.5 हो गया। हो गया बच्चों, आसान है। तो देखो बेटा आपने क्या किया, 5/10 ये किया ना, तो मैं कह सकता हूं, देखो मोललिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर। बोलो बच्चों, समझ में आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बच्चों। तो देखो हम मोल्स ऑफ सोल्यूट को ए से इंडिकेट करेंगे एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे इंडिकेट करेंगे बी से।
बोलो बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं आपसे इसकी यूनिट पूछूं तो बेटा यूनिट क्या होगी बताओ? ऊपर मोल है, नीचे मास है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा मोल पर केजी? बोल सकता हूं क्या? यूनिट को बोल सकता हूं मोल पर केजी। और क्या मैं इसको स्मॉल एम भी बोल सकता हूं? ध्यान रखना कि बेटा जो इसके नाम में जो आप सिंबल काम में लेते हो ना, उसी को अपन क्या कर देते हैं, यूनिट के फॉर्म में भी काम ले लेते हैं। समझ आ गया? मोल पर केजी या मोलिटी। अच्छा एक चीज बताओ बेटा कि क्या ये टेम्परेचर से अफेक्ट होगी? वॉल्यूम ढूंढो। वॉल्यूम दिखा? वॉल्यूम दिखा किसी को? नहीं दिखा ना, तो बेटा ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बोलो बेटा, ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। तो अब देखो बेटा इसकी डेफिनेशन सुन लो, बड़ी सिंपल है। क्या कि ग्राम मोल्स ऑफ solute which are present in 1 kg solvent. Gram moles of solute which are present in 1 kg solvent. समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा, सपोज अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, इसका मीनिंग बताओ। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, इसका मीनिंग समझना है आपने को। तो देखो बेटा 1 का मतलब मोल 1 हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा देखो बेटा 1 मोल शुगर प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। समझ में आया? मान लीजिए मैं आपसे कहता कि 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। अब बताओ बेटा क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेटा 5 मोल शुगर प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। मतलब ले दे के देखो करना क्या है, जो आगे नंबर लिखे हैं वो तो मोल्स हो गए, होंगे कितने में हमेशा ध्यान रखो बेटा, कितने में? बोलो कितने में होंगे बच्चों? 1 kg के अंदर। ये बात बहुत काम की है। जैसे सपोज मैं आपसे ऐसा कहता बेटा कि 4 मोलर सॉल्यूशन इन बेंजीन सॉल्वेंट, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। बोलो बेटा इसका मतलब बताओ। 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी 4 मोलर सॉल्यूशन इन, समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे देखो बेटा, अपन बोलेंगे बेटा बेंजीन बोला है, अरे बेंजीन बोला है, सॉल्यूशन इन बेंजीन सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे देखो बेटा 4 मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन 1 kg बेंजीन। हो गया बेटा? समझ में आ गई बात? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, ये तो हो गया मेरे पास क्या, मोलेलिटी। नेक्स्ट मैं टर्म लेता हूं बेटा मोलेरिटी, कैपिटल एम। इसको समझना ढंग से, मोलेरिटी एम क्या है। देखो सुनो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। देखो मान लो मेरे पास ये कोई, सपोज मैं बोलता हूं
ये 10 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है? 10 लीटर सॉल्यूशन है। इस 10 लीटर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, मान लीजिए 4 मोल ऑफ शुगर ले रखा है, ठीक है। तो बताओ 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के कितने मोल हुए? 0.4। आसान है, ये करोगे बेटा। देखो 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 0.4 हो गया। हो गया बच्चों। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे सिंपली ऐसा पूछूं, क्या देखो मोलरिटी कैपिटल एम क्या हुआ, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में लेना है। तो मैंने देखो बेटा इसको लिख दिया Na और ये V हो गया किसमें? लीटर में। क्या ये समझ में आया? मोल ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। देखो बेटा ऊपर वाले हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? मोल ऑफ सोल्यूट तो दोनों जगह आ रहे हैं, डिफरेंस यहाँ है। यहाँ क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है और यहाँ क्या है? वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में है। आया डिफरेंस समझ में? अब देखो बेटा सुनो, इसकी यूनिट समझते हैं। यूनिट क्या हुई बेटा? होगी क्या? ग्राम मोल पर लीटर। बोलो बच्चों, ग्राम मोल पर लीटर होगी। अच्छा, इसको अपन इसके सिंबल से भी दिखा सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहां मैंने कैपिटल एम लिखा है और वहां मैंने स्मॉल एम लिखा है। देखो लिखा है ना? डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? अब देखो बेटा एक बार बताओ, क्या ये यूनिट टेम्परेचर से अफेक्ट होगी? क्या होगी बच्चों? बहुत इजीली होगी। देखो बेटा मैं बोलूंगा इट इज affected by temperature. It is affected by temperature. Is it clear? बोलो बच्चों, समझ में आया? अब एक चीज बताओ बेटा, एक बात समझना मेरी ढंग से। मेरे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है और एक मेरे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो साइना गुप्ता आप बताओ बेटा, इन दोनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन होगा? साइना गुप्ता बताओ बेटा। 1 molar aqueous solution of H2SO4 and 1 molar aqueous solution of H2SO4, which will be more concentrated? Very good Adarsh Khurana, well done beta. Very good Anirudh, very good Gargi Sharma, Bhavya Jakna, well done. रिया आप बताओ बेटा, रिया पूनिया, which will be more concentrated? बसवाना well done बेटा, बसवाना well done। चलो समझते हैं बेटा, ध्यान देना। आपने कभी बेटा लेबोरेटरी के अंदर आपने इस तरह के देखो ग्रेजुएटेड ऐसे सिलेंडर देखे बेटा? देखे होंगे लेबोरेटरी के अंदर, सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए काम में लेते हैं, है ना? अब देखो बेटा सुनो, वहां पे ऐसा लिखा होता है, जैसे सपोज मान लो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 लीटर, ये लिखा हुआ है बेटा, समझ में आ रहा है? 1 लीटर लिख दिया मैंने। होता है ना बेटा कि यहाँ तक इतना ml, यहाँ तक इतना ml या यहाँ तक इतना लीटर। अब देखो बेटा, इस 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग समझना। इसका मतलब हमें 1 मोल क्या करना है बेटा?
हमें 1 मोल क्या लेना है, 1 मोल H2SO4 लेना है क्या, बोलो। अरे 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब मुझे 1 मोल H2SO4 लेना पड़ेगा ना। तो देखो, मान लो ये मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, ठीक है बेटा, है ना। ये मेरे पास 1 मोल H2SO4 है। इस H2SO4 ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया क्या, इस H2SO4 ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बच्चों। तो जैसे ही इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो बेटा उतना वाटर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा ना, बोलो बेटा। अरे उतना वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, हो जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा, यही बात अगर मैं ऐसा करता, देखो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे कि जैसे सपोज इसमें आपने अगेन ये लिया 1 मोल H2SO4, लेकिन आपको इसमें वाटर कितना लेना पड़ेगा, वाटर तो कितना लेना पड़ेगा, ऊपर देखो आपने भी लिखा था 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg, लिखा है बच्चों। तो मुझे बताओ वाटर तो पूरा का पूरा आपको 1 kg ही लेना पड़ा, भले उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उसने कितना मास ऑक्यूपाई किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना बच्चों फर्क, बोलो समझ में आ रही है बात। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि किस कंडीशन में वाटर ज्यादा है, किस कंडीशन में वाटर ज्यादा है, पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, सेकंड कंडीशन में ज्यादा है, सेकंड कंडीशन में ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में तो आपको टोटल मिला के 1 लीटर करना है बेटा, समझ में आ रहा है। आप ऐसे सोचो बेटा, जैसे सोचो आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप एक पत्थर डाल दो, समझ में आ गया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने एक पत्थर डाल दिया, तो अब उस पत्थर ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बच्चों, बोलो बेटा, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो उतना वॉल्यूम कम हो गया ना बच्चों, बोलो बेटा, उतना वॉल्यूम कम हो गया ना। जबकि 1 मोलल में आपको पूरा 1 kg लेना है, चाहे वाटर आपका कुछ भी हो, लेना कितना है, 1 kg लेना पड़ेगा ना बच्चों। अरे समझ में आ गया। तो देखो बेटा सुनो, यहां क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, क्या some space is occupied by solvent, so amount of water will be less, बोलो बच्चों, some space is occupied by solute, होगा बच्चों, है ना, so amount of water will be less, है ना। यहां क्या बोलेंगे, here we take 1 kg net weight of water, बोलो बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि यहां इट मीन्स इट हैज मोर वाटर, बोलो बच्चों। अरे समझ में आ गया। तो जहां वाटर ज्यादा है, जहां बच्चों वाटर ज्यादा है वो डाइल्यूट हो गया, और जहां वाटर कम है वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया बच्चों, बोलो। मैं कह सकता हूं कि 1 मोलर solution, 1 molar aqueous solution is
more concentrated than 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या इतना समझ में आया बच्चों? 1 मोलर और 1 मोलल में डिफरेंस समझ में आ गया? एंड लास्ट बताओ बेटा, मैं ऐसा बोलूं 1 m एक्वस सॉल्यूशन मतलब 1 मोल solute present in 1 लीटर सॉल्यूशन। आप बताओ, अगर कोई ये बोले कि 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग बताओ। 5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, जल्दी बोलो क्या होगा? बोलो बच्चों। आगे जो लिखे हैं ना वो तो मोल होंगे, आगे जो लिखे हैं वो मोल होंगे। तो क्या बोला कि 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। पीछे फिक्स है, पीछे वाला 1 लीटर फिक्स है। आपको मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि 8 m एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग बताओ। बोलो जल्दी बोलो, आगे जो लिखे हैं वो मोल है। तो 8 मोल सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। समझ आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो एक बात, ये इतनी सारी चीजें जो मैंने आज पढ़ाई है आप उसको ढंग से पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना?